नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं प्रीति। आज बात करेंगे दिल्ली में डेंगू के बढ़ते मामलों की, साथ ही दिखाएंगे कैसा है दुनिया के पहले टॉयलेट कॉलेज का तजुर्बा। इसके अलावा चंपारण सत्याग्रह के 100 साल बाद वहां के गांव की हालत पर खास सीरीज की अगली कड़ी। शुरुआत सुर्खियों के साथ। दिल्ली में बढ़ा डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया का खतरा। पिछले 4 साल के मुकाबले ज्यादा मामले, करीब 50,000 घरों में पाए गए लार्वा। ऋषिकेश में स्वच्छता का अनोखा प्रयोग, वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज के जरिए जागरूकता लाने की कोशिश, लेकिन सामाजिक सोच है बड़ी चुनौती। हिमाचल में जंगली जानवरों से दहशत, सालाना 500 करोड़ रुपए की फसल का नुकसान, कई जगहों पर किसानों ने छोड़ी खेती। और बदहाल है गांधी जी की विरासत, अभाव का शिकार चंपारण के बड़हरवा लखनसेन गांव का स्कूल, शिक्षकों और सुविधाओं की भारी कमी। दिल्ली में मच्छरों से फैलने वाली डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया का खतरा बढ़ता जा रहा है। इस साल 8 जुलाई तक पिछले 4 साल की तुलना में इनके मरीजों की संख्या ज्यादा रही। वहीं नगर निगम की पड़ताल में 50,000 घरों में लार्वा पाया गया, जो पिछले साल की तुलना में काफी ज्यादा है। राजधानी दिल्ली में मानसून की बारिश से पहले ही मच्छरों से पैदा होने वाली बीमारियों ने अपना प्रकोप बढ़ा दिया। इस साल 8 जुलाई तक डेंगू के उतने मामले दर्ज हुए जितने बीते 5 साल में इस तारीख तक नहीं हुए थे। नगर निगम की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक 8 जुलाई 2017 तक डेंगू के 109 मामले सामने आए, जबकि इस तारीख तक 2016 में 39, 2015 में 23 और 2014 में 16 और 2013 में महज 20 मामले सामने आए थे। तीनों नगर निगमों की तमाम कोशिशों के बावजूद इस साल मच्छरों की ब्रीडिंग भी लगातार बढ़ रही है। हम कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमारा स्टाफ रेगुलर फील्ड में है। बरसात रुक रुक कर हो रही है, जगह जगह पानी खड़ा है, तो उसमें हम पावर स्प्रे से ट्रकों के द्वारा पावर स्प्रे के द्वारा भी दवाई छिड़क रहे हैं। एंटी लार्वल रेगुलर हो रहा है और हमारे डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेक कर रहे हैं कि एडल्ट मॉस्किटो को उसको कन्वर्ट किसी तरह होने ना दें, एडल्ट मॉस्किटो में लार्वा को। राजधानी में मलेरिया और चिकनगुनिया के मामले भी बढ़े हैं। 8 जुलाई 2017 तक मलेरिया के 177 मामले सामने आए, जबकि इस तारीख तक 2016 में 90, 2015 में 60 और 2014 में 114 मामले सामने आए थे। चिकनगुनिया के अब तक 110 मामले सामने आए हैं, जबकि 2016, 2015 और 2014 में इस एक भी मामला सामने नहीं आया था। बढ़ते मामलों के मद्देनजर अस्पतालों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अलग वार्ड बनाए गए हैं जिसमें पेशेंट को प्रॉपर्ली ट्रीट किया जाएगा। उसके लिए स्पेसिफिक स्टाफ को नियुक्त किया गया है। अगर कोई एपिडेमिक होता है, एक साथ मरीज आ जाते हैं, तो उनको फिर इलाज के लिए राउंड द क्लॉक डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, उन सब की तैयारियां की गई है। इस बीच केंद्र सरकार ने अगले 5 साल में मलेरिया के खात्मे के लिए एक राष्ट्रीय रणनीतिक योजना शुरू की है। साथ ही 2027 तक मच्छर से पैदा होने वाली बीमारियों को जड़ से खत्म करने का भी संकल्प किया है। 3 तरीके की स्ट्रेटजीज है। पहला तो है कि मॉस्किटोज की ब्रीडिंग को रोका जाए, उसको कम होने दिया जाए, उसके लिए जो स्ट्रेटजी डेवलप करनी है। दूसरी है कि हम अर्ली डिटेक्शन कर सकें और टेस्टिंग फैसिलिटीज़ और हेल्थ सिस्टम्स को हम इम्प्रूव करें। और तीसरा है कि हम LLI नेट्स के माध्यम से प्रिवेंशन दे सकें। केंद्र सरकार डेंगू और चिकनगुनिया को लेकर अब तक 13 एडवाइजरी जारी कर चुकी है। दिल्ली सरकार और नगर निगम भी इसकी रोकथाम के लिए तैयारियों में जुटी है। हर साल सरकार दावे करती है कि उसने बीमारियों से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं, लेकिन इन बीमारियों के बढ़ते आंकड़ों को देख सरकार की लाचारी खुद ब खुद बयां होती है। दिल्ली से ग्राउंड रिपोर्ट के लिए अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। 2015 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 60.4% लोगों के पास निजी शौचालय नहीं है, और इसी हालत में बदलाव के लिए पिछले साल उत्तराखंड के ऋषिकेश में दुनिया का पहला टॉयलेट कॉलेज खोला गया। मकसद शौचालय निर्माण के कौशल का विकास करना है, लेकिन इस इलाके की सामाजिक मानसिकता इसके विकास में एक बड़ी बाधा है। देखिए खास रिपोर्ट। वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज की पहली छात्रा बीना देवी से मिलने के लिए
राज्यसभा टीवी की टीम हरिद्वार से 30 किलोमीटर दूर रवासा नदी पार कर मिट्टी बेरी गांव पहुंची। बीना अब शौचालय निर्माण, रखरखाव, सफाई और मरम्मत से जुड़े पेशेवर कौशल से लैस हैं। का बजट नहीं बैठता था, अगले साल बनेगा, बजट नहीं बैठता था, यही चलता रहा काफ़ी सालों वर्षों से। लेकिन अभी हम टॉयलेट कॉलेज से हमें पता चला कि मतलब ये थोड़े में भी बन सकता है और बहुत ही अच्छा बन सकता है, और फिर हमने सीखा भी। बीना देवी अब हरिद्वार जिले के आसपास के गांव में महिलाओं को कम कीमत में शौचालय बनाने का गुर सिखा रही हैं। बीना से प्रेरित होकर दूसरी महिलाएं भी इस मुहिम से जुड़ रही हैं। रात में या सुबह जल्दी उठ के जाना पड़ता है जंगल, जिसकी वजह से हमें बहुत परेशानी होती है। और हमारे घर टॉयलेट है, इसके हम यहाँ आए, हमने यहाँ से सीखा। इन लोगों ने बताया कि टॉयलेट होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हम अपने पापा से जिद करेंगे कि टॉयलेट बनाना बहुत ज़रूरी है। ग्लोबल इंटरफेथ वॉश अलायंस की मदद से पिछले साल ऋषिकेश में पहला वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज शुरू हुआ। इस कॉलेज पर शौचालय बनाने की शिक्षा देने के साथ साथ लोगों को इस दिशा में उद्यमी बनाने का प्रशिक्षण देने की भी जिम्मेदारी है। कॉलेज के सामने सबसे बड़ी चुनौती लोगों की सोच में बदलाव लाना है। ग्रामीण महिलाएं आज भी घर के भीतर मौजूद शौचालय को अपवित्र मानती हैं। कम बजट वाले इस शौचालय के बारे में महिलाओं को बताते हैं कि आपके घर में ही शौचालय होना किस लिए आवश्यक है। आपकी बहू बेटियां बाहर जा रही हैं, वो घर में ही सेफ रहेंगी, तो वो महिलाएं जागरूक हो रही हैं और शौचालय बनाने के लिए इच्छुक हो रही हैं। महिलाएं आती है, वो प्रशिक्षण लेती हैं और प्रशिक्षण के बाद जब वो उनको ये लगता है कि ये शौचालय ऐसा मेरे घर में भी होना चाहिए, तो शुरुआत पहले हमारा फॉलोअप ये होता है कि उन महिलाओं के घर में शौचालय बने। वो आस के क्षेत्र में जाकर के लोगों को समझाइश करती है और शौचालय बनाती है, उनको भी सिखाती है और खुद भी सीखती है। देश की करीब आधी आबादी के पास घरों में शौचालय नहीं है। 24 करोड़ 66 लाख घरों में सिर्फ 40.9% ही शौचालय हैं। 49.8% लोग आज भी खुले में शौच करते हैं। बाकी 3.2% लोग बाहरी शौचालय का उपयोग करते हैं। देश के कुल गैर शौचालय वाले घरों में से 45% सिर्फ बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में है। वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज इन्हीं हालात को बदलने की एक कोशिश है। ऐसे एफर्ट्स लोगों को सेंसिटाइज तो कर सकते हैं, लेकिन जरूरत है सरकार के पूरे सपोर्ट की, साथ ही ये सुनिश्चित कराने की कि ऐसे इनिशिएटिव के लिए पानी की भी भरपूर उपलब्धता हो। हरिद्वार के मिट्टी बेरी गांव से कैमरा पर्सन अश्विनी कुमार के साथ मैं कृति मिश्रा, ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस रिपोर्ट को कवर करके हम तक लाई हमारे संवाददाता कृति मिश्रा इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। कृति, अगर ग्रामीण इलाकों की बात करें तो हम जानते हैं कि वहाँ घरों में टॉयलेट बनाने के लिए मनाना ही बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसे में ट्रेनिंग तो बहुत दूर की बात है। सोच को बदलना कितनी बड़ी चुनौती रहा है और अभी कितने लोग हैं जो इस कॉलेज से जुड़े हैं? जी हाँ प्रीति, देखिए मैं अपने देश की एक बड़ी विडंबना कहूँगी कि हमारे पास मोबाइल फ़ोन ज़्यादा हैं लेकिन टॉयलेट कम है। कॉन्गो, रवांडा, बुरुंडी जैसे अंडर डेवलप्ड जो देश हैं, उनके कंपैरिजन में भी इंडिया में टॉयलेट का एक्सेस लोगों के पास कम है रादर देन वैसे देशों के साथ भी। सबसे पहले जब टॉयलेट कॉलेज ने ये मुहिम शुरू की तो सबसे ज़्यादा उन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया कि रीजंस क्या हैं, क्यों लोग टॉयलेट नहीं जाते। तो बड़ी बात सामने ये निकल कर आई कि अपने घरों में लोगों ने भगवान की मूर्ति की स्थापना कर रखी है और वो उनका मानना है कि जहाँ देवालय है वहाँ शौचालय कैसे हो सकता है। कई और भी उसके पुराने रीजंस हैं, जैसे कि हमारे पूर्वज भी यही काम करते आए थे, तो हम इस ट्रेडिशन को नहीं तोड़ेंगे, ये कंफर्टेबल है, हमको टॉयलेट में घुटन महसूस होती है तो हम तो बाहर ही जाएंगे। तो इन सारे जो माइंडसेट है लोगों का, उसको बदलने का ये सबसे बड़ी चुनौती है वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज के सामने। और कहीं ना कहीं वो प्रशिक्षण देकर लोगों को समझाकर कि इसके हेल्थ के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट्स कि कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं ह्यूमन वेस्ट को मैन्योर में, फर्टिलाइज़र में, वो सब सारी बातें समझाकर लोगों को प्रेरित करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक स्टूडेंट एनरोलमेंट की बात है तो एक तो है उनका जो ऑन कैंपस जो ऋषिकेश में, बाकी वो कई जगह जाकर लोगों तक पहुंचकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी संख्या तकरीबन 200 के पार कर गई है जिनको उन्होंने प्रशिक्षण दिया है। तो अभी सिर्फ ट्रेनिंग दी जा रही है या काम करना भी शुरू कर दिया है लोगों ने? और जो ट्रेनिंग दी जा रही है, ट्रेनिंग लेने वाले लोग क्या उत्तराखंड से ही हैं या बाहर से भी आ रहे हैं लोग? फिलहाल उनका ज़्यादा काम उत्तराखंड में ही हुआ है और आपको ये जानकर खुशी होगी कि एक नया प्रोफेशन हम सामने देख रहे हैं, सैनिटेशन एंटरप्रेन्योर का। कई महिलाएं जिनसे मैंने भी मुलाकात की
वो अब सैनिटेशन एंटरप्रेन्योर बन गई हैं, क्योंकि वो दूसरों को भी खुद सीखकर दूसरों को सिखा रही हैं कि कैसे 8,000 से लेकर 12,000 रुपए तक में एक टॉयलेट बन सकता है, कम्युनिटी टॉयलेट बन सकता है, और उसका प्रशिक्षण वो दूसरों को भी दे रही हैं। तो ये जो पूरी मुहिम चल रही है, साथ ही उसका सबसे बड़ा अर्थशास्त्र जो लोगों को समझाना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम एक इंडिविजुअल की बात करें प्रीति, तो एक पूरे साल में तकरीबन 450 से 500 लीटर यूरिन और 60 किलोग्राम तक फीसेस डिस्चार्ज होती हैं। उसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो जो लोग जिनके पास टॉयलेट का एक्सेस नहीं है, अगर सिर्फ 35% लोग भी ये काम करने लगें, उसका कन्वर्जन करने लगें ह्यूमन वेस्ट का मैन्योर में, तो देश में तकरीबन 65 मिलियन टन फर्टिलाइज़र हम बना सकते हैं। तो ये सारी जो सोच है, एक माइंड बदलने की, जो कल्चरल एस्पेक्ट है और जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, उसको पहुँचाना, वहाँ पे लोग इसको काफ़ी वेलकम कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी में उसको ढाल रहे हैं। कृति, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हम जानते हैं कि स्वच्छता, स्वास्थ्य और विकास अगर देखें तो इन तीनों का आपस में बहुत गहरा संबंध है, और कहीं ना कहीं विकास की राह में ग्रामीण इलाकों को साथ लेकर चलना बहुत बड़ी चुनौती है। और इस तरह की पहल, इस तरह की कवायद जब सामने आती हैं, भले ही वो धीरे धीरे ही सही, लेकिन उम्मीद की किरण जरूर जगाती हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। कीटनाशकों के इस्तेमाल से अनाज की पैदावार को बढ़ावा मिला, ज़्यादा हुई, लेकिन अब ये एक समस्या बन गई है। इंसान तो इंसान, साथ ही पर्यावरण, दोनों की सेहत को इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है। संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि कीटनाशकों के इस्तेमाल से कितना ज़्यादा खतरा बढ़ गया है। कीटनाशकों से उपज बढ़ती है और बढ़ती आबादी का पेट भरता है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट ने इनसे बढ़ते खतरों की तरफ फिर ध्यान खींचा है। नुकसान इंसान की सेहत को है और पर्यावरण को भी। जेनेवा स्थित मानवाधिकार परिषद के सामने पेश अपनी रिपोर्ट में संयुक्त राष्ट्र के 2 विशेषज्ञों ने कहा, कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए बहुत खतरनाक है। यह दावा गुमराह करने वाला है कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कीटनाशक जरूरी हैं। ये बात पहली बार नहीं कही गई है। भारत का अपना अनुभव भी यही कहता है। यदि हम इनकी मात्रा और इनका प्रयोग सही तरीके से नहीं करेंगे तो इनका दुष्प्रभाव हो सकता है। कीटनाशक खाली रासायनिक नहीं है, बायोपेस्टिसाइड्स का भी प्रयोग होता है जो हमारे लिए सुरक्षित है। पेस्टिसाइड्स के खतरों की ओर गुजरे दशकों में लगातार ध्यान खींचा गया है। इनके मुताबिक अनेक देशों में बड़े पैमाने पर जमीन कीटनाशकों से प्रदूषित हो गई है। कीटनाशकों के कई तत्व अनाज तथा प्रदूषित इलाकों में मौजूद पानी के जरिए मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। उनके असर से जन्मगत विकृतियों, कैंसर, थायराइड, अल्जाइमर और पार्किंसन जैसे रोगों के मामले बढ़े हैं। कुछ कीटनाशकों में ऐसे तत्व होते हैं जिनसे पुरुषों की प्रजनन क्षमता प्रभावित होती है। इसके अलावा इनकी वजह से मिट्टी की गुणवत्ता घटी है, जलाशय प्रदूषित हुए हैं और उसका प्रभाव मछलियों तथा जलचरों और पक्षियों पर पड़ा है। उनका निर्देशों का पालन ज़रूर करना चाहिए, जिसको हम लेबल क्लेम कहते हैं, हर कीटनाशी के लिए होता है, और अगर उसके अनुसार हम प्रयोग करेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। इसके लिए सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड है जो कि लेबल क्लेम देता है किसी भी कीटनाशी का। संयुक्त राष्ट्र के फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO के मुताबिक विकासशील देशों में स्वास्थ्य देखभाल की कमजोर व्यवस्था के कारण कीटनाशकों का वहां ज्यादा बुरा असर देखने को मिला है। इनमें से कई देशों में कीटनाशक उपयोग संबंधी रेगुलेशन तो हैं, लेकिन उन पर अमल लचर है। FAO की सलाह है कि इन देशों को कीट पतंगों पर नियंत्रण करने के लिए जहरीले रसायनों पर निर्भरता घटानी चाहिए। इसके लिए ऑर्गेनिक विकल्प आजमाए जाने चाहिए। क्या भारत में कीटनाशक उपयोग का ढर्रा बदलने के लिए कोई तैयारी है? क्या यहाँ इसकी जरूरत भी समझी जा रही है? ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और ग्राउंड रिपोर्ट में अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद आपको मिलवाएंगे पोस्ट ग्रेजुएट ऑटो रिक्शा चालक से, जिन्होंने अपनी मर्जी से चुना फरवरी 1940 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी की बलोच रेजिमेंट की 5वीं पलटन ज्वाइन की।
हिंदुस्तानी सिपाहियों ने जापानीज का बहुत बहादुरी से मुकाबला किया और उन्हें जापानीज के हवाले कर दिया गया। हिंदुस्तान और अंग्रेजों के बीच एक धागा था, वो टूट गया। गद्दारी की कोई माफी नहीं होगी। You are charged with Indian Army Act Section 41, waging war against the king. जब अंग्रेजी अफसरों ने साडी हिफाजत नहीं की, तो वो हमारी वफादारी के हकदार किस तरह हो सकते हैं? अगर जिंदा बचा उसके बाद शादी करोगी मुझसे? ਅੱਖੀਆਂ ਦੀ ਲਾਲੀ ਪਈ ਦੱਸਦੀ ਏ ਰੋਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ रोए ਅਸੀਂ दिल्ली आया, कोई नौकरी वोकरी नहीं, कोई काम नहीं था, जेब में पैसा एक नहीं। रौ में है रक्स उम्र, देखिए कहाँ समय, मेरे हाथ में ना लगाम है ना मेरे पैर हैं रकाब के अंदर, कहाँ रुकेगी कुछ मालूम। बेबाक बात, सीधी मुलाकात, इस बार खुशवंत सिंह के साथ, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। ये है किबुतु, अरुणाचल प्रदेश में। ये सरजमीन भारत के लिए अति संवेदनशील है, चीन से सटी हुई, खासतौर से राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से। रेत के उन भयानक कीलों के दुर्लभ दृश्य जो 24 घंटे के अंदर अपनी जगह बदल लें और बीएसएफ का काम बढ़ जाए। भारत पाक सीमा यहाँ पर बेहद कंट्रोवर्शियल जोन में आती है। भारतीय सशस्त्र बलों में एक अनकही कहावत है कि यदि कोई सैनिक अपने जीवन काल में नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर में और यहाँ लद्दाख में मादरे वतन की सेवा कर लेता है तो उस सैनिक की गिनती देश के सबसे शूरवीरों में की जाती है। देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा सीरीज के सुपर एक्सक्लूसिव एपिसोड्स सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। और अब हफ्ते का मुद्दा। चंपारण सत्याग्रह की शताब्दी के अवसर पर हम उस इलाके के आज के हालात आपको दिखा रहे हैं। चंपारण का बडहरवा लखनसेन गांव, जहां गांधी जी ने 100 साल पहले एक स्कूल खोला था। ये भारत में खोला गया उनका पहला स्कूल था। एक दौर तक ये स्कूल बदलाव का प्रेरक रहा, लेकिन आज ये स्कूल शिक्षकों और सुविधाओं का अभाव झेल रहा है। हमारी विशेष रिपोर्ट। यह है पूर्वी चंपारण के बडहरवा लखनसेन गांव का ऐतिहासिक बुनियादी विद्यालय। यह भारत में गांधी जी का स्थापित किया पहला स्कूल है। स्कूल परिसर में गांधी जी की प्रतिमा और शिलालेख के अलावा कुछ टूटे फूटे सामान उनके दौर की याद दिलाते हैं। नवंबर 1917 में यह स्कूल दान की जमीन पर खुला। 1935 तक इसे समाज ने चलाया। 1934 के भूकंप में इसका भवन ढह गया तो दूसरी बिल्डिंग 1938 में बनी। चंपारण सत्याग्रह शताब्दी के मौके पर 26 लाख रुपए खर्च करके सरकार इसे नई शक्ल देने में लगी है, लेकिन यहाँ पढ़ाई लिखाई का हाल ठीक नहीं है। शुरू के विद्यालयों से अगर आज के विद्यालय की अगर थोड़ी सी तुलना करें हम, तो पूरा बदला हुआ है। यहाँ लगभग इस सेशन में 1000 स्टूडेंट्स हैं और इस 1000 स्टूडेंट्स में मात्र हम 6 टीचर हैं। सबसे तकलीफ इस विद्यालय की मैं बता रहा हूँ एज ए हेडमास्टर यही है। ये स्कूल गांधी जी के शिक्षा के प्रयोग से जुड़ा है, लेकिन अब यहाँ वो शिक्षा प्रणाली नदारद है जिसे गांधी जी जमीन पर उतारना चाहते थे। गांधी ने जिस शिक्षा प्रणाली को समाज में दिया, इन सरकारों ने उसको पूरा बर्बाद कर दिया। 7वां 8वां 9वां 10वां तक फ्री में पढ़ाई प्लस खुराक प्लस कपड़ा सब, लेकिन स्कूल की स्थिति देखिए। यहाँ की अशिक्षा और गंदगी से द्रवित होकर गांधी जी ने स्कूल खोलने का फैसला किया था। समाज इसमें सहायक बना,
गांव के रामगुलाम नाम के एक शख्स ने स्कूल के लिए अपना मकान दान कर दिया। मुंबई के इंजीनियर बबन गोखले, उनकी पत्नी और गांधी जी के बेटे देवदास गांधी यहाँ शिक्षक रहे, लेकिन अब गांधी जी की निशानियां और सोच गायब होती जा रही है। कि जिस उद्देश्य से इस विद्यालय की स्थापना हुई है, जो बुनियादी विद्यालय के रूप में स्थापना हुई है, यहाँ पर बुनियादी जो सिस्टम है वो लागू किया जाए। जितने शिक्षक चाहिए उन शिक्षकों की पूर्ति की जाए और जो गांधी जी का जो सपना है यथासंभव उसको पूर्ति करने की पूरी कोशिश किया जाए। तो आज भी यहाँ गांधी जी का खोला गया स्कूल कायम है, लेकिन ये जिस लक्ष्य के लिए बना उससे शायद भटक गया है। कैमरामैन दुष्मंता बेहरा के साथ अरविंद कुमार सिंह, बड़हरवा लखन सेन, चंपारण। हिमाचल प्रदेश सरकार जंगली जानवरों के उत्पात से बचने के लिए कई तरह की कोशिशें कर चुकी हैं। जानवरों की नसबंदी से लेकर साइंटिफिक किलिंग तक के अभियान चलाए गए, लेकिन अब तक कोई बड़ी कामयाबी हासिल नहीं हुई। राज्य को हर साल इन पशुओं के उत्पात से 500 करोड़ रुपए सालाना का नुकसान होता है। इन बंदरों को पकड़ने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को अब तक काफी पसीना बहाना पड़ा है। एक अनुमान के मुताबिक इनकी धरपकड़ के लिए 7 साल में 3 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम खर्च की गई है। 2006-2007 में नौहराधार और सोलन में बंदरों को मारने के लिए ऑपरेशन साइंटिफिक किलिंग चलाया गया था। इसके अलावा बंदरों की नसबंदी का काम भी हुआ, लेकिन आज भी किसान इनसे निजात पाने का इंतजार कर रहे हैं। हम काफ़ी परेशान हैं जंगली जानवरों से। आज की डेट में हम जो है घर घर जाते, मतलब जो खेती बाड़ी करते थे तो उससे काफ़ी परेशानी आ रही है। बागवानी में काफ़ी नुकसान हो रहा है। छोटी दूसरी फसलें जो है हमारी, वो हमारा जो है ख़त्म ही हो रहा है, काम उसको हम कर नहीं पा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में कुल 3,316 पंचायतें हैं, जिसमें से 2,310 पंचायतों में जंगली जानवर तबाही मचा रहे हैं। कई साल से जंगली जानवर फसलों को तबाह कर रहे हैं। सबसे ज्यादा तबाही बंदर ही मचाते हैं। इनके बाद सुअर, नीलगाय और भालुओं का नंबर आता है। दिन में बंदर तो रात में जंगली सुअर, बारहसिंगा और नीलगाय फसल चट कर जाते हैं। जून 2013 में हुई गणना के अनुसार प्रदेश में 2.25 लाख से ज्यादा बंदर पाए गए। जंगली जानवर हर साल 500 करोड़ रुपए की फसलें तबाह कर रहे हैं। हम लोग शुरू से ही ये मांग करते आए हैं कि पंचायत वाइज इसमें एक शिकारियों के स्क्वाड्स बनाए जाएं, लोगों को उसके अंदर इन्वॉल्व किया जाए और जो डिपार्टमेंट ऑफ पंचायती राज और रूरल डेवलपमेंट है वो इसके अंदर नोडल बने। प्रदेश में जंगली जानवरों की वजह से हजारों हेक्टेयर जमीन पर किसानों ने खेती करना छोड़ दिया है। बंदरों को मारने की अनुमति भी बीते 24 मई को खत्म हो चुकी है। ऐसे में यहाँ के किसान अब जंगली जानवरों से निपटने के लिए किसी नई कारगर रणनीति का इंतजार कर रहे हैं। राज्यसभा टीवी, हिमाचल प्रदेश से। और अब इतिहास का एक पन्ना। भारत 14 और 15 अगस्त 1947 की आधी रात को ब्रिटिश राज से आजाद हुआ। इतिहास के पन्ने में एक नजर उन्हीं ऐतिहासिक पलों पर। भारत 14-15 अगस्त 1947 की आधी रात को ब्रिटिश राज से आजाद हुआ। उस मौके पर प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने वो मशहूर भाषण दिया जो अब नियति से मिलन संबोधन या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच के नाम से जाना जाता है। संसद के सेंट्रल हॉल को उस समय कॉन्स्टिट्यूशन हॉल कहा जाता था। वहीं आधी रात को अंतरिम संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था। वहां जब संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए तो वंदे मातरम गाया गया। डॉक्टर प्रसाद के संबोधन के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपना प्रसिद्ध भाषण दिया। इसमें उन्होंने कहा कि कोई भी देश तब तक महान नहीं बन सकता जब तक वहां के लोगों की सोच और कर्म संकीर्ण बने रहें। और अब आखिर में बात एक अलग जज्बे की। तमिलनाडु के रहने वाले करुपुसामी इन दिनों चर्चा में है। वजह है पोस्ट ग्रेजुएट होने के बावजूद उनका ऑटो रिक्शा चलाना। करुपुस्वामी ने ये काम अपनी मर्जी से चुना है। वो गर्भवती महिलाओं और स्कूलों की छात्रों की सेवा करके गर्व महसूस करते हैं। तमिलनाडु में कोयम्बटूर के रहने वाले करुपुसामी तमिल साहित्य में पोस्ट ग्रेजुएट हैं, लेकिन फिलहाल वो ऑटो रिक्शा चलाकर गुजर बसर करने के लिए चर्चा में हैं। 25 साल के करुपुसामी गर्भवती महिलाओं और छात्रों को उनके मकाम तक पहुंचाते हैं। इसके बदले जितने भी पैसे दिए जाते हैं वो उन्हें खुशी खुशी ले लेते हैं।
மற்ற தொழில் மற்ற கம்பெனிஸ்க்கு வேலைக்கு போகும்போது ஒரு வேளை சாப்பிட்றதே கஷ்டமாக இருந்துச்சு என்னோட ஃபேமிலி பார்த்துட்டு. இந்த ஆட்டோ தொழிலுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் தான் 3 வேளையுமே ஒழுக்கமாக சாப்பிட்றேன். நிறைய சர்வீஸ் இதனால இப்போ என்னால் பண்ண முடியுது. करप्पुसामी गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन इससे उनके जज्बे पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने दोस्तों की मदद से एक पुराना ऑटो रिक्शा खरीदा। करप्पुसामी के मुताबिक ऑटो रिक्शा चलाने से कमाई और पढ़ाई के उनके दोनों मकसद पूरे हो रहे हैं। ஒரு 2.5 வருஷம் ஆச்சு ஆட்டோ தொழிலுக்கு வந்து. நல்லா போயிட்டு இருக்கு. ஆட்டோ ஓட்டிட்டு தான் படிச்சுட்டு இருக்கேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெறும் பணத்துக்காக மட்டும் ஆட்டோ ஓட்டல, ஒரு சர்வீஸ் மோட்டிவோட. करप्पुसामी तमिल साहित्य में PhD करके प्रोफेसर बनना चाहते हैं। उनकी मेहनत और लगन को देखते हुए ये उम्मीद की जा सकती है कि उनका ये ख्वाब ज़रूर पूरा होगा। तमिलनाडु के कोयम्बटूर से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ फिलहाल ग्राउंड रिपोर्ट के आज के सफर में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।